तो मंत्रा बताएं कि क्या फिल्म है और इसका एग्जैक्टली। रेबेलियस फ्लावर एक फिल्म जो हमने बनाई है वो भगवान रजनीश जिस नाम से जाने जाते थे या ओशो जिस नाम से जाने जाते थे उन पर बिल्कुल भी नहीं है। ये राजा पर आधारित है, एक उस बालक की कहानी है जो आगे चलकर ओशो रजनीश के नाम से जाने गए और किस तरीके से एक परिवर्तन उस बच्चे की ज़िंदगी में हुआ और किस प्रकार वो आगे चल के ओशो रजनीश के नाम से जाने गए। इस पर पूरी फिल्म आधारित है। ओशो रजनीश अपने वक्त के या अपने ज़माने के स्पिरिचुअल गुरुज में से एक नहीं थे। मैं कहता हूँ वो अपने वक्त से बहुत आगे के लीडर या एक स्पिरिचुअल गुरु के तौर पे जाने जाते थे। अपने वक्त पे जो कुछ उस दौरान जो कुछ हुआ या जितने भी उनको लेकर कंट्रोवर्सीज जुड़ी रहीं उन चीज़ों को हमने ज़्यादा छेड़ने की कोशिश नहीं की है, लेकिन पहली इकलौती फिल्म है जो ओशो रजनीश की ज़िंदगी पर आधारित रही है। ये इस फिल्म की खास बात है। जी हाँ, मैं रेबेलियस फ्लावर में एक ट्रिपल रोल प्ले कर रहा हूँ क्योंकि 3 ऐसे किरदार थे जो ओशो की ज़िंदगी में आए थे जब वो काफ़ी कम उम्र के थे, 7 साल के, 21 साल की उम्र के या 14-15 साल के। तो मैं चूँकि हमारे प्रोड्यूसर और जो इस फिल्म के कहानीकार भी हैं स्वामी जगदीश भारती, उनसे हमने इस बारे में चर्चा की कि मैंने बोला एज एन एक्टर मेरी इच्छा है कि मैं कुछ अलग करूं तो मुझे तीनों किरदार निभाने का मौका मिले और स्वामी जगदीश भारती का अप्रूवल मिला और मुझे खुशी हुई कि मैं ये काम कर पाया। रिसर्च तो क्या, मैं तो मेरे कण कण के अंदर ओशो की हर बात बसी पड़ी। मुझे 20 साल हो गए हैं ओशो रजनीश की बातों को सुनते हुए, उनको समझते हुए। सो मेरे लिए रिसर्च बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था क्योंकि मेरे अंदर ऑलरेडी वो सारी बातें पहले से जुड़ी थी। लेकिन स्वामी जगदीश भारती के कारण मुझे और नई सारी बातें मालूम पड़ी जो कि शायद मैं खुद नहीं जानता था। और उन जगहों पर जाके शूट करना जहाँ पर ओशो खुद जिनकी शुरुआत हुई थी जबलपुर में, वो हमारी खास बात थी। हमने रियल लोकेशंस पे शूट की है। हम जबलपुर के आश्रम में गए हैं जहाँ पर ओशो खुद रहा करते थे। सो रियल लोकेशंस इसकी यूएसपी रही है। टाइटल स्वामी जगदीश भारती का, स्वामी जी अगर आप आ सकें तो प्लीज़। रेबेलियस फ्लावर ये मेरे ख्याल से स्वामी जी वहीं से शुरू हुई थी बात, ओशो से ही। ओशो ने एक बार एक ड्राइंग करके दिखाया था जब उनसे कहा गया कि हमारी किताबों में लोगो क्या होगा, तो उन्होंने एक फ्लावर बनाया। वो एक नज़र में देखो तो फ्लावर लगता, दूसरी नज़र में देखो तो फ्लेम लगता। तो उन्होंने कहा दोनों रूप है, एक फ्लावर भी है, एक एक्सट्रीम पे दूसरे एक्सट्रीम पे वो फ्लेम है। तो उसी से प्रेरित है, नाम है रेबेलियस फ्लावर। आपको लगता नहीं कि ये फिल्म काफ़ी पहले बन जानी चाहिए थी, इसमें काफ़ी देर बाद इसका? शायद ओशो को समझने में हमें इतने 25 साल लग गए, हम फिल्म बनाने की हिम्मत कर पाए, यही कारण हो सकता है, हमारी कमजोरी रही होगी। मैं आपको हमारे सबसे यंगेस्ट कास्ट मेंबर से मिलवाना चाहूँगा। ओशो का किरदार निभा रहे हैं प्रिंस, जो कि बेहतरीन कलाकार हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी कुछ काम कर रखा है। इनफैक्ट काफ़ी कम उम्र में ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, वेटरन कहते हैं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मुझे बहुत मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया फिल्म करके। ये जो किरदार आपको दिया गया था इसके बारे में कुछ बताया? आप जानते हो ओशो कौन है? या मैं जानता हूँ ओशो कौन है। मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि हमने रियल लोकेशंस पे भी शूट किया था। जैसे स्कूल में जहाँ पे वो बैठते थे वहीं पे मुझे बैठाया गया, मुझे बहुत मज़ा आया था। बहुत खूब। एंड प्रिंस के अलावा शशांक, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त यहाँ पर नहीं है, वो लखनऊ के रहने वाले हैं। उन्होंने भी इस फिल्म में ओल्डर ओशो का किरदार निभाया है। ही इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। आई थिंक कास्टिंग के बतौर इनसे बेहतर कास्टिंग हो नहीं सकती थी। एंड ख़ास तौर पे इस फिल्म को रियल लोकेशंस पे ले जाना और उस पूरी जो एडी छोटी का दम लगाना, ये डायरेक्शन की टीम का कमाल था। कृष्ण हुडा, जो कि हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो मेरे ख्याल से इस चीज़ को बेहतर समझा पाएंगे। हुडा साहब, आप ही बताएं, पहली बात तो आप कितना ओशो को जानते थे? मैं बहुत ज़्यादा ओशो को तो नहीं जानता था, बट ये था कि सुना था मैंने, पर फिर जगदीश जी से बात हुआ तो उन्होंने कुछ बताया। हाँ, तो उन्होंने बताया इसके बारे में, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। और फिल्म मेकर है तो हमारे को फिल्म बनानी होती है, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मेरे को समझ में आया कि आई थिंक मैं लकी हूँ कि मेरे को फिल्म बनाने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इसके पहले कोई फिल्म बनी नहीं है इसके ऊपर, ओशो के ऊपर। मैंने कहा ठीक है, ये करते हैं, और धीरे धीरे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता चला गया। एक कंट्रोवर्सी थी, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। हाँ, आप लोगों ने उस कंट्रोवर्सी को छुआ क्यों? डर गए थे कहीं कंट्रोवर्सी रियल मन न हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ रीज़न नहीं था उसका, बट हम लोगों को शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ वो लगी जो पहले वाला पार्ट है, कि ओशो की जो जर्नी थी, जो बने, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हमारे हिसाब से, इसलिए ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी उनके सवाल, कहीं सवाल उठाए गए थे कि ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं, वैसा।
हाँ, सवाल तो वो तो कुछ भी करते हैं तो सवाल तो उठा ही देते हैं लोग, तो अब इसके ऊपर भी उठने ही वाले हैं कि ये था कि नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मंत्रा जी ने कहा है कि आपने उन कंट्रोवर्सी को छोड़ा ही नहीं, आपने छूने की बहुत कम कोशिश की आपने। क्योंकि उसके बारे में क्या काफ़ी लोग जानते भी हैं, लेकिन जो अर्ली लाइफ थी उसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। तो हमारा मेन मोटिव ये था कि जो चीज़ नहीं जानते पहले हम उसको टच करें और उसके बाद में दूसरे पार्ट के बारे में सोचें। बनने वाली है। अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, मेरे प्रोड्यूसर जो वो बता सकते हैं इसके बारे में। इस बारे में दोबारा? सेकंड पार्ट। अच्छा, हाँ नहीं, सवाल का जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा। ओशो सबसे कंट्रोवर्शियल स्पिरिचुअल गुरुज के नाम पे जाने गए। वो कंट्रोवर्सी तब होती है जब कोई सवाल पूछता है, और हमारा समाज जो है कहीं से सवाल पूछने वालों को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देता। जो चल रहा है उसी चीज़ को चलते रहने पे वो ज़्यादा ध्यान देता है। कंट्रोवर्सीज ओशो की ज़िंदगी में तब आई जब वो ओशो बन चुके थे। हमने राजा की कहानी बताने के लिए इसलिए हम लोग प्रेरित हुए थे कि वो आखिर ओशो बने तो बने कैसे, और ये आप लोगों का सपोर्ट रहा, इस फिल्म को प्रोत्साहन मिला, तो वो सेकंड हाफ भी ज़रूर आएगा जहाँ पर उस ओशो को लोग देखेंगे जिस ओशो को लोग जानते हैं। जो कंट्रोवर्सी जो चीज़ लोगों को पसंद आती है, और उसी कारण मेरे ख्याल से ओशो ने अपने वक्त में भी बहुत ही स्मार्टली हर चीज़ को यूज़ किया। हम बड़े सौभाग्य हमारा कि हमारे बड़े ही सीनियर एक्टर हमारे साथ है। सिद्धराम जी आइए, और फिल्म में अपने किरदार के बारे में कुछ बताएंगे सर? मेरा छोटा सा इसमें किरदार है, मतलब ग्लिम्स है। मैं कहता हूँ ओशो को अगर समझना है तो एक बुक है, ग्लिम्सेस ऑफ गोल्डन चाइल्डहुड। ओशो को हम गलत तरीके से पकड़ते आए हैं आज तक। उनको पकड़ा हमने संभोग से समाधि की ओर, वहाँ ना पकड़ो, आप उसके बचपन से पकड़ो ओशो को। ओशो ऐसा क्यों बना? तो बुक बहुत ही कमाल की हिलेरियस बुक है कि इतना ख़तरनाक बच्चा जो है ऐसे ऐसे कारनामे कर रहा है कि वो जो एक आम बच्चे की तरह नहीं है, उससे कुछ विचित्र है, विलक्षण है, बहुत ही ऊपर की चीज़ है। और ओशो कोई तांत्रिक नहीं थे, कोई मैजिशियन नहीं थे, कोई चमत्कार नहीं करते थे। वो बहुत लॉजिकल बात करते थे। किसी धर्म पे, किसी विषय पे उनसे बात करवाइए आप, वो बोलते थे। वो कोई आपको एक सॉल्यूशन नहीं देते थे कि भैया मैंने ये कह दिया तो इसे मानो, आपका जो दिल में आए करो। बट जो इंटरप्रिटेशन है वो कई उनकी बुक्स की, और जो लिखा गया उन्होंने कहा भगवान रजनीश। अब उसका सही अर्थ ये है कि अहम ब्रह्म अस्मि, मैं, हर कोई भगवान है, आप भगवान है, मैं भगवान हूँ, और समग्र प्रकृति का नाम भगवान है। तो ओशो की ये फिलॉसफी रही है जो शायद बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। उनके उसी को पकड़ते हैं कि मज़ा आता है यार, उनके यहाँ तो कुछ भी करो, कुछ भी नाचो गाओ, बड़ा मज़ा आता है, बड़े खुले हैं। सेलिब्रेशन साहब, सेलिब्रेशन इज द नेम ऑफ। और जैसे वो मूर्ति के बारे में बोलते हैं, मूर्ति एक साधना का प्रतीक है, उससे परे जाना है आपको, उन चीज़ों से परे निकलना है। ये ओशो का थॉट है, उनकी फिलॉसफी है। थैंक यू।